Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आरआरबी एनटीपीसी का आपका 9th ऑफ जून का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर है उसका एग्जाम एनालिसिस वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल करवा दिया है, चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस ओपन करो और सारे क्वेश्चंस जो कि आपके 9th जून के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस उस वीडियो में देख लो। और yes, if I have missed out on anything तो please comment box में जरूर से कमेंट कर देना so that it help the other candidates also। अब बात करें आज के इस वीडियो में that what we are going to be discussing in this video। so guys, आज के इस वीडियो में जैसे कि मैंने यहाँ पे all shift mention करा है, all shift से मेरा यहाँ पर मतलब है सेकंड और थर्ड शिफ्ट, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो आरआरबी एनटीपीसी का आपका जो 9th जून का एग्जाम हुआ है उसके सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के एंड ऑल्सो गाइज इस वीडियो में आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस मैथमेटिक्स ये जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया है तो जरूर से देखना, नहीं भी दिया है तब भी देखना, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि भाई किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एनटीपीसी का बेसिकली लेवल क्या चल रहा है। क्योंकि गाइस कुछ शिफ्ट के अब जैसे कि 5 तारीख से पेपर शुरू हो चुके हैं तो कुछ शिफ्ट के पेपर सच में टफ भी गए हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्कुल इजी पेपर आ रहे हैं। तो गाइस प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है। अब बात करें उन कैंडिडेट्स की जिनका एग्जाम 15 तारीख के बाद का है, 15 जून के बाद का अगर कुछ कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो गाइज उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनको हम ये जो एग्जाम एनालिसिस वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं उसका ये बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि भाई 15 जून तक काफी शिफ्ट के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, 24-25 अगर शिफ्ट के एग्जाम हो गए और आपके पास उनके एग्जाम एनालिसिस वीडियो हैं, आपके पास क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, तो आप वो जो आगे आने वाली शिफ्टों में अगर भाई मान लो गलती से भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है ना तो आपके तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये सारे एग्जाम्स को गो थ्रू करते रहना, क्वेश्चंस कौन से पूछे जा रहे हैं, किस तरह के लेवल आ रहा है, ये सब कुछ गो थ्रू करते रहना सो दैट वो आपको मदद करे। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट, एनी वीडियो ऑफ एग्जाम एनालिसिस दैट इज कमिंग फ्रॉम आर एंड टू यू। ठीक है, now let's quickly move into the video and look for the questions। so guys, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख, एंड यस वन मोर थिंग, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको सेकंड प्लस थर्ड दोनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड का भी है और थर्ड का भी है। तो गाइज ऐसा मत सोचना कि लाइन से ही क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से क्वेश्चंस ऊपर नीचे शफल अप हो सकते हैं, तो प्लीज समझ लेना। ठीक है, Okay, so coming back to the question, P. Chidambaram Pillai जो हैं, he was a freedom fighter of India and he was associated with which field, ये आपको पूछा गया था। So सबसे पहले हम बात करते हैं पिल्लाई जी की। So guys, उनके अगर हम नाम की बात करें तो पूरा उनका जो नाम है वो है वलियप्पन उलगनाथन चिदम्बरम। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में उनको उनके इनिशियल से भी जाना जाता है VOC, और कभी कभी लोग उनको ना कप्पलोटिया तामिजान या फिर तमिल हेल्म्समैन के नाम से भी उनको जानते थे। तो ये सब उनके नाम हैं। वो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं। और अगर हम उनके प्रोफेशन की बात करें या फील्ड की बात करें कि किस फील्ड के साथ वो एसोसिएटेड है, सो ही बेसिकली वाज अ प्रोमिनेंट लॉयर, ट्रेड यूनियन लीडर एंड लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी उन्होंने अध्यक्षता निभाई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2036। सो गाइस आपसे पूछा गया था कि भाई 2036 तक अगर अंदाज लगाया जा सके तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो गाइस वो हो जाएगी आपकी 152.2 करोड़। वेल दैट्स ह्यूज, राइट? ओके, दैट वाज अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज योर डीपीएसपी, उसमें जो हम फ्री लीगल एड से रिलेटेड और इक्वल जस्टिस से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो वो है आपका आर्टिकल 39A। सो आर्टिकल 39A इज द करेक्ट आंसर।
अगला है व्हाट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस विल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एट द स्कूल लेवल इन दिसंबर 2024। सो गाइस दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स में एक चीज ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसका नाम रखा गया था पीएम श्री स्कूल्स, और इसमें स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। अलग अलग तरीके के जो स्पोर्ट्स होते हैं और जो कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो सब उनके लिए ऑर्गेनाइज कराई गई थी। अब बात करें कि कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स ऐसे थे जो कि ऑर्गेनाइज करवाए गए थे, तो गाइज उसमें रेसेस थी, रिले रेसेस थी, कबड्डी थी, खो खो था, फुटबॉल था और वॉलीबॉल था। ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स थे जो कि ऑर्गेनाइज करवाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। Okay, next question. Mathematics का है guys that if a line segment is tangent to a circle with a radius of 11 centimeters and touches another circle with a radius of 7 centimeters, what will be the length of the line segment? So guys, length जो होगी वो आपकी हो जाएगी perpendicular. ठीक है, so this is something like this. Okay, next is a statue of a clean shaven man was made in Mohenjo-daro. What material was it made of? Mohenjo-daro, अगर आपने मूवी देखी है या मोहनजोदारो के बारे में अगर आपने सुना है, देखा है, तो आपको पता होगा कि उस मोहनजोदारो की जो सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पन सभ्यता है, उसमें एक स्टैच्यू, एक क्लीन शेव मैन का स्टैच्यू है, बहुत पॉपुलरली दिखाया जाता है। आपसे पूछा ये गया था कि किस मटेरियल का वो स्टैच्यू बनाया गया है, तो गाइस वो जो स्टैच्यू हैं जो कि मोहनजोदारो के टाइम में बनते थे, वो बनते थे ब्रॉन्ज के, ठीक है, जिसमें कॉपर और टिन को मिक्स किया जाता था। सो कॉपर एंड टिन मिक्स करके जो ब्रॉन्ज है उसके बने होते थे। ओके, विच प्लेट्यू डज द दामोदर रिवर फ्लो थ्रू? तो गाइस छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज्ड? तो गाइस कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, इसके काफी सारे यूजेस हैं। बात करें कुछ यूजेस की, तो सम यूजेस आर लाइक as follows. So number one है as a chlorine saucer in the uptail reaction, ठीक है, to reveal watermarks on postage stamps without damaging them। ठीक है, अगर आपको postage stamps पे watermark देखना है कि अगर उस पे watermark है या नहीं है, तो बिना आप postage stamp को खराब किए आप वो watermark देख सकते हो with the help of using carbon tetrachloride। It can be used as a component in the manufacture of lava lamps, ठीक है, और एज अ रॉ मटेरियल भी इसको यूज किया जाता है अदर केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि रेफ्रिजरेंट्स हो गए, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स हो गए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू रिमूव फिजिकल फॉर्मेटिंग, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा। आपको टेक्स्ट से अगर करना है ये सब चीजें एमएस ऑफिस 365 में, तो आप क्या करोगे? सो फॉर दैट यू हैव टू यूज कंट्रोल प्लस स्पेस बार, एंड उसके बाद आप इस शॉर्टकट की को यूज करके जो भी फिजिकल फॉर्मेटिंग होती है, चाहे बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, वो सारा कुछ रिमूव कर सकते हो इन एमएस ऑफिस 365। Next question, how much amount has the central government allocated under the Smart Cities Mission? So guys, the Smart Cities Mission जो ये 2024-25 का ये जो लेकर आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने एक डेडिकेटेड अमाउंट जो है ना वो असाइन करा है स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए। तो वो अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट करा है, आपसे पूछा गया था कितना है वो, तो गाइज वो है 4800, यानी कि 4800 करोड़ रुपीज, विच इज डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट that can actually make cities smarter. Okay, next question. Through which facility in the computer can a single file of a repeatedly used application be accessed or created quickly and easily? ठीक है, repeatedly है तो आपको अगर उसको quickly access करना है तो आपको quick access use करना है। Okay, next is what has been the unemployment rate in India in age groups? सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो है आपकी 3.2%। सो 3.2% इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें 2022-23 की, सो उसमें गाइस 58.3% जो इंडियंस हैं जिनकी एज 15 से 59 ईयर्स के बीच में रही है, जिनको हम वर्किंग क्लास या फिर वर्किंग एज ग्रुप डेफिनेटली रेफर करते हैं, वो इस लेबर फोर्स के पार्ट थे। ठीक है, लेकिन ये जो शेयर है दिस वाज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर एज ग्रुप जो कि अनएम्प्लॉयड है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो सिग्निफिकेंटली इसी कारण से बहुत ज्यादा हाई भी रही है लोअर एज ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और वो एज ग्रुप कौन सी रही है? वो रखी है 15 to 29 ईयर ऑफ एज।
Okay, next question, in which article is the application of the directive principle of the state policy mentioned? So guys, ये आपके article 37 में mentioned है. Next question, the Asmita loan scheme is a special loan scheme launched by which bank? तो guys, Asmita loan scheme एक ऐसी लोन स्कीम है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा महिलाओं के लिए लागू की गई है, लॉन्च करी गई है. According to the Regulating Act of 1773, to whom were the presidencies of Madras and Bombay reported? So, इसका correct answer होगा, it was reported to the Governor General of Bengal. जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको रिपोर्ट किया जाता था. जितने भी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स हैं, ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थी उसके जो गवर्नर्स हैं वो सारे ही रिपोर्ट करते हैं गवर्नर जनरल बंगाल के जो है उनको. The governors of Bombay and Madras, they were made subordinate to the Governor General of Bengal, thereby making the Governor General of Bengal as the ultimate. तो जो main authority थी वो यही थी कि जो भी गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, बंगाल के, वो ही अल्टीमेट अथॉरिटी थी, जिसमें मद्रास के और बॉम्बे के दोनों उनको ही रिपोर्ट करते थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ठुमरी से था कि जो ठुमरी है ये फोक म्यूजिक है कहाँ का, किस स्टेट का? सो गाइस, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर. Okay, who took over the reign of the Gupta Empire after the Chandragupta द्वितीय, जो विक्रमादित्य हैं, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो किसने लिया था गाइज वो एम्पायर जो है? वो लिया था कुमार गुप्ता प्रथम ने. कुमार गुप्ता प्रथम जो है वो सक्सेसर रहे हैं चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, एंड ही रेन्ड फॉर मोर देन 40 years. तो जो कुमार गुप्ता प्रथम है उन्होंने कम से कम 40 साल तक अपना शासनकाल चलाया था, एंड दिस इज द रीजन वाई उन्होंने अडॉप्ट कर लिया टाइटल ऑफ महेंद्रित्य. ठीक है, जिसमें मांडसर यानी कि मध्य प्रदेश और मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश, ये दोनों ही उनके अंडर आते थे. Okay, next question, what is the name of the range located in the northernmost part of the Himalayas? तो guys उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और हिमाद्री जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है, हिमाद्री जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं, that is the name of the Himalayas जो कि northernmost range में located है. And the greater Himalayas जो है वो कि 2400 किलोमीटर from west to east ड्राइव करते हैं, एंड दे आर बिटवीन 120 एंड 190 किलोमीटर वाइड, और माउंटेन की एवरेज हाइट की अपन बात करें तो दैट इज 6000 meters. Okay, next question, who established the National Farmers Commission? So guys, Professor MS Swaminathan जो हैं उन्होंने नेशनल फार्मर्स कमीशन को एस्टैब्लिश किया था ऑन 18th of November 2004. Which area is the Worli farmers movement related to? तो गाइस नाम से ही काफी ज्यादा पहचानने वाला चीज है, काफी कॉमन है. अगर हम वर्ली की बात करें तो आई एम अज्यूमिंग दैट ईच वन ऑफ यू इज अवेयर कि वर्ली जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है. सो वर्ली फार्मर्स मूवमेंट भी भाई फिर महाराष्ट्र में ही होगा. सो दिस इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र. ओके, अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट जो कि एक जॉइंट एक्सरसाइज है विच इज रिलेटेड टू विच फोर्स कंडक्टेड टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज. सो हम बात करें कि किस तरह की वायु सेना है या जलवायु सेना है या कौन सी सेना है. तो गाइज नेवी जो है वो या नेवी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज अगर हम बात करें AIKEYME की, ठीक है, ये जो ये एक्सरसाइज होती है, A एज इन अफ्रीका, I एज इन इंडिया, K एज इन जो जॉइंट एक्सरसाइज, ये जो हम मैरीटाइम एंगेजमेंट में करते हैं उसकी, ये जो है इसको शॉर्ट में एक आईमी भी बोलते हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर फुल फॉर्म का जो हम शॉर्ट में एब्रीविएशन बोले तो वो अकाइमी भी है, जो कि एक लार्ज स्केल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और अफ्रीकन नेशन के बीच में, जो कि 2025 में ही इनॉग्रेट हुआ है दर एस सलाम में. ठीक है, तंजानिया दर एस सलाम जो कि इसके कोहोस्ट नेशन है. अब बात करें इंडिया और तंजानिया की, तो वो भी जॉइंटली होस्ट करते हैं एक्सरसाइज रिफ्लेक्टिंग देयर शेयर्ड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो है इन द इंडियन ओशन रीजन. Okay, next question. On which date is the 69th death anniversary of B.R. Ambedkar celebrated as Mahaparinirvan Day?
तो गाइज इट हैपेंस एवरी ईयर, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस एवरी ईयर, और 6 दिसंबर इज द डेट जब वो सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज द सिक्स, और जो 69th डेथ एनिवर्सरी की हम बात करें वो साल 2024 में पड़ी थी, 6 दिसंबर साल 2024, और उस दिन उस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था एज महापरिनिर्वाण डे. Okay, in which country did the federal elections take place on 3rd of May 2025? So it happens in Australia. Who attacked the softliners using the safety valve theory? So guys, Lala Lajpat Rai, जिन्होंने 1916 में अपनी बुक लिखी थी, उसमें भी इसके बारे में उन्होंने चीजें बताई थी. In which language is Sharada Sinha considered famous for singing? तो guys, शारदा सिन्हा जो हैं वो बेसिकली शी कम्स फ्रॉम बिहार, और इसीलिए वो बिहार की कोकिला, जिसको हम इंग्लिश में कुकू ऑफ बिहार बोलते हैं, तो वो बिहार की कोकिला या कुकू ऑफ बिहार भी कहलाती हैं. और अगर हम बात करें कि किस लैंग्वेज के लिए वो जानी मानी जाती हैं, तो मैथिली और भोजपुरी ये दो ऐसी लैंग्वेज है जिसकी गायक वो कहलाती हैं और जिसके गायन के लिए वो फेमस हैं. Okay, India plans to launch 52 surveillance satellites in the next 5 years with a strong participation from the private sector. ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें नोट करते जाओ, जैसे कि इंडिया ने कितनी सर्वेलेंस लॉन्च करनी है, क्योंकि हो सकता है भाई आपसे ये पूछ लिया जाए. सो 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट की बात हो रही है, कब तक? अगले 5 साल तक, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मिलिट्री और जो बॉर्डर सर्वेलेंस है उसको बढ़ाने के लिए. तो आपसे पूछा ये गया था दैट हाउ मेनी ऑफ दीज सैटेलाइट्स विल बी मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, बात करें पब्लिक प्राइवेट जब दोनों ही पार्टिसिपेट करें तो गाइज वो हाफ हाफ पार्टिसिपेशन जाएगा. फॉर एग्जांपल 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स अगर आने वाली है तो उसमें से आधी पब्लिक ला रही है, आधी प्राइवेट सेक्टर ला रही है. सो हाफ इज द करेक्ट आंसर. Okay, next is best motion picture at the 2025 Golden Globes was, so it was Emilia Perez. Okay, by which constitutional amendment Delhi has been made a national capital territory? So guys, ये जो चीज हुई थी कि जो दिल्ली है, दिल्ली को टाइटल दे दिया गया था नेशनल कैपिटल टेरिटोरी का, ये हुआ था हमारे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1991 में आया था ये जो अधिनियम है. Okay, 104th constitutional amendment is related to what? So guys, जो 104th amendment है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है हमारी इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जितने भी हमारे जो स्पेसिफिकली जो रिलेटेड हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के, चाहे वो एससीज हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कि एसटीज है, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं. तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इससे रिलेटेड है हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. Okay, the 58th annual meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank was held where? So, ये जो आपका 58th annual meeting हुआ था, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो मीटिंग हुआ था, ये मिलान इटली, ठीक है, देर इज दिस प्लेस इन इटली जिसमें हम बात कर रहे हैं मिलान की, तो मिलान में हुआ था. बात करें कब से कब तक हुई थी ये मीटिंग, तो इट हैपेंड फ्रॉम 4th of May 2025 to 7th of May 2025. ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि जो ए बी सी डी ई और एफ हैं, दे लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग. ठीक है, अलग अलग 6 अलग अलग फ्लोर्स पे वो 6 अलग अलग लोग रह रहे हैं, लेकिन वो 6 जो है वो एक ही बिल्डिंग के फ्लोर्स हैं. तो जो सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर है बिल्डिंग का उसका नंबर 1 है, और जो फ्लोर उसके ऊपर है वो नंबर 2 है, एंड इसी तरह से जो टॉप मोस्ट फ्लोर पे आ जाते हैं वो नंबर 6 हो जाता है. ठीक है, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर फिफ्थ हो गया, एंड देन सिक्स्थ आ गया. तो जो ई है वो रहता है ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ फ्लोर. ठीक है, जो एफ फ्लोर है उसके नीचे वाला जो फ्लोर है वहां पे ई रहता है, और जो डी है वो रहता है सेकंड फ्लोर पे, और जो सी है वो रहता है ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो ए फ्लोर, ए का जो फ्लोर है ना उसके नीचे वो रहता है, और जो एफ है
वो 5th फ्लोर पे नहीं रहता है। तो आपसे पूछा ये गया था कि किस फ्लोर पे बी रहता है। सो आंसर एज यू कैन सी आंसर हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर की, जो बी है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। पर यहाँ पर आप थोड़ी सी चीजें देख सकते हो जो यहाँ पर मेंशन है, थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए लिखा गया है कि जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ दे लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग। जो लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग है वो नंबर 1 है, फ्लोर अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6। ये चीज हमें पता थी। तो गाइस जो ई है वो फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ पे लेता है, और जो डी है वो सेकंड फ्लोर पे रहता है। इसी तरह से जब आप बाकी के डिस्कस करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे जो बी है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। जो फर्स्ट फ्लोर इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. The length of a rectangle is 16 centimeter and its perimeter is equal to the perimeter of the square, जिसकी साइड है 12.5 सेंटीमीटर की। तो आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताना था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। लेंथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। लेट मान लेते हैं कि उसकी जो ब्रेथ है वो है x सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो हो गया आपका वो हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ है 16, ब्रेथ इज x, तो वो बन जाएगा आपका 32 प्लस 2x। एक और जो हमने पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का, ठीक है, वो है आपका 412.5, ठीक है। और तो वो बन गया 50 सेंटीमीटर। अब स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 32 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 50 कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2x का वैल्यू मिलेगा 50 माइनस 32, जो कि हो जाता है 18। तो जब आप x निकालने के लिए 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 9। तो जो ब्रेथ हो गया वो हो गया 9 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना रहेगा, आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना रहेगा। तो लेंथ आपको 16 दे रखी है और ब्रेथ आपने 9 निकाल ही ली है। सो गाइस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। जो ये आपका रेक्टेंगल है इसका पूरा एरिया, क्योंकि लेंथ जो है 16 हो गई, ब्रेथ जो है 9 हो गई, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, next is which tab do you need to click on first to open a new file in MS Excel? तो MS Excel में अगर आपको एक नया फाइल ओपन करना है तो आपको फाइल टैब ओपन करना रहेगा। ओके, रिसेंटली अभिनव जामवाल उन्होंने जिन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है वेट कैटेगरी में एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। तो आपसे पूछा यह गया था कि वो किस कैटेगरी में जीता है, ठीक है, इन विच वेट कैटेगरी। तो उसमें उन्होंने जो वेट कैटेगरी थी वो थी 65 केजी कैटेगरी, ठीक है। जो अभिनाश जाम जामवाल हैं, ठीक है, अभिनाश, ओके, जो अभिनाश जामवाल हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 65 किलोग्राम का जो कैटेगरी हुआ था उसमें। एंड 4 इंडियन बॉक्सर्स जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे अलग अलग वेट कैटेगरीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इसरो, तो इसरो की सबसे पहले हम बता देते हैं फुल फॉर्म, आपको अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करो। सो इट इज इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें गाइज आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था दैट रिसेंटली ISRO established the Shri S. Ramakrishnan Center of Excellence in Fluid and Thermal Science Research at which institute? तो इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो IIT, आपका जो मद्रास का IIT है वहां पर इस चीज को इस्टेब्लिश किया गया है, श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज स्टोमेटा आर प्रेजेंट? तो गाइस स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स जो होती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो गाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन था जो कि सारी ही चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल था कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अब इंडिया की ग्रोथ के लिए कैसे कैसे क्या क्या चीज प्लान करी जाएगी, कब कब प्लान किया जाएगा। सो इट वाज द प्लानिंग कमीशन जो कि सारी चीजें कंडक्ट करवाता था। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो 5 ईयर प्लान हैं इंडिया के लिए जो लाए गए थे वो भी प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही लाए गए थे। Okay, next question. What is the purpose of using the Alt plus F4 शॉर्टकट की इन विंडोज? सो Alt plus F4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या करती है,
जितनी भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होंगे उस टाइम पर, ठीक है, वो सबको क्लोज कर देगी. सो वेन एवर यू आर प्रेसिंग ऑल प्लस F4 शॉर्टकट की इन विंडोज, it will closes all the applications that you're using. Okay, next question. Where was the parallel government, also known as the counterpart government, established in 1943? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ पर वो पैरेलल गवर्नमेंट लेकर आई गई थी. पैरेलल गवर्नमेंट जिसको हम प्रांतीय सरकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रांतीय सरकार, जो कि 1943 में काफी ज्यादा एक्टिव था, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स मौजूद थे, जैसे कि सेवा दल भी थे और तूफान दल भी थे, ठीक है, जो कि लीड करते थे इंडियन जो यंग लीडर्स हैं उनको, ठीक है, और उनका सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट का भी सोच रहता था. और ये सारा चीज हुआ था आपका सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र है वहां पर, ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. Okay, next question. What is the function of ASCII in computer? So if we talk about the full form of ASCII, cheating मत करना, अगर आपको full form आती है तो जरूर से comment में mention करना without seeing the full form given here. So ASCII की अगर हम full form की बात करें तो it is nothing but it is just a American standard code for information interchange. ठीक है, basically ASCII जो है अलग अलग जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको डिकोड करने के, एनकोड डिकोड करने के काम में आता है. और इट इज वाइडली यूज्ड कैरेक्टर जो कि एनकोड करता है स्टैंडर्ड को, जो कि असाइन करता है यूनिक न्यूमेरिक वैल्यूज कैरेक्टर्स को, इंक्लूडिंग लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले इसको कहाँ डेवलप किया, सॉरी कब डेवलप किया गया था? तो गाइज इसको 1960s में लेकर आया गया था. क्यों लेकर आया गया था? फॉर स्टैंडर्डाइजिंग टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, जो कि सीमलेस डेटा जो एक्सचेंज होता है अक्रॉस सिस्टम वो इनेबल करता है. Okay, next question. Recently, the inauguration of the National Maritime Games 2025 was announced. तो ये हुआ था आपका नवी मुंबई में. Next question. What score did the Niti Aayog give to the executive category in its Sustainable Development Index 2023-24? So guys, जो rank दी गई है वो है 71. Okay, next question. Which geographical region is the Indian Peninsula Plateau a part of? So guys, Gondwana Plateau is the correct answer. What point does the artist mainly use in, sorry, with what paint does the artist mainly use in Varli paintings? तो Varli paintings जो होती है उसमें राइस और वाटर का पेस्ट, मतलब ठीक है, राइस और वाटर को मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है और उससे फिर वर्ली पेंटिंग की जाती है. Okay, who won the Booker Prize of 2024? So guys, it is Orbital, जो कि समंथा हार्वी की है, उन्होंने जीता था. Who was appointed as the 26th Governor of the Reserve Bank of India? तो it is Sanjay Malhotra. Mendeleev arranged the elements in which direction based on their qualitative properties. तो qualitative properties के basis पर Mendeleev ने जो है elements को अपनी periodic table में shuffle up करा है, direction दिया है. तो कौन सा डायरेक्शन दिया है? तो उसने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली जो भी एलिमेंट्स अरेंज करे हैं वो सारे वो हैं, तो ओनली वर्टिकली. ओके, व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय? तो गाइस जो मिकिर ट्राइब आपको ऑप्शन में दे रखी थी, जो मिकिर ट्राइब है ना, मिकिर ये जो जनजाति है ये आपकी असम में पाई जाती है, ना कि मेघालय में. सो मिकिर ट्राइब इज द करेक्ट आंसर. Which of these countries share a border with India only through water? तो guys हम जैसे कि जानते हैं ऐसी बहुत सारे नेशन हैं जो कि इंडिया से अलग अलग चीजों के थ्रू, कुछ पानी के थ्रू वो बॉर्डर शेयर करते हैं, कुछ दिस ग्राउंड लेवल पे बॉर्डर शेयर करते हैं. सो आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि वाटर के थ्रू शेयर करती है, तो इट इज मालदीव्स. Okay, in the assembly elections in which state did the BJP get the most seats? तो guys वो उसको मिली थी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा सीट मिली थी. Okay, next question. Who renovated the Sudarshan Lake without bounded labor? तो guys ruler रुद्र दमन प्रथम जो है उन्होंने रेनोवेट किया था.
और इसी के साथ आपको ये पूछा भी गया था कंस्ट्रक्ट किसने करा था। ये जो सुदर्शन लेक है इसका जो कंस्ट्रक्शन है गाइस ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और अगर रेनोवेशन की बात होती है तो वो रूलर जो रुद्र दमन प्रथम है उन्होंने करवाया था। Okay, which state or union territory is the Citizenship Act of 1985 related to? Guys, ये जो act है ये extend किया गया है union territories of दादरा एंड नागर हवेली तक। तो दादरा एंड नागर हवेली इज द करेक्ट आंसर। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी? तो चालुक्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे जिन्होंने उसको स्थापना करी थी वो है पुलकेशिन प्रथम। और ये स्थापना की कब गई थी? तो ये 543 सीई में हुआ था और उन्होंने एस्टेब्लिश करा था इसकी कैपिटल को वातापी में, जिसको हम बादामी के नाम से जानते हैं। और ये कर्नाटका में मौजूद है। और अपने ही शासन काल के दौरान जो चालुक्यास हैं उन्होंने एक्सपेंड करी थी अपनी टेरिटरी टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटका दोनों को ही अपने टेरिटरी में लेना चाहते थे। Okay, who is known as the father of the Indian Renaissance and who played a significant role in the Bengal Renaissance movement? So guys, it is Raja Ram Mohan Roy. So Raja Ram Mohan Roy is the correct answer. Okay, next question is which tiger reserve has the Orissa government recently declared as the state's second national park? So guys, it is Simlipal Tiger Reserve, जिसको इंडिया का जो 107th national park है वो बन चुका है ये। तो Simlipal Tiger Reserve is the correct answer. How many years after did the BJP government win in Delhi and by how many seats? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं दिल्ली में अभी recently in the month of February बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है। आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो अब नहीं है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो गाइज आपसे पूछा गया था कि कितने सालों के बाद ऐसा हुआ है। तो गाइज अ टोटल ऑफ 27 ईयर्स उसके बाद ऐसा हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है और उसने कितनी सीट्स जीती थी? उसने 48 सीट्स जीती थी 70 सीट्स में से। एंड यस उन्होंने कम बैक किया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जो दिल्ली है उसमें 27 ईयर्स के बाद उन्होंने कम बैक करा है और अब वहां पर बीजेपी की सरकार आ चुकी है। Okay, next question है नायब सिंह सैनी said that the नायब सिंह सैनी जो है वो कहाँ के करंट चीफ मिनिस्टर हैं? दिस वाज द क्वेश्चन। सो गाइज नायब सिंह सैनी जो है ये हरियाणा के करंट चीफ मिनिस्टर हैं। Next and the last question for today's video we have who is the author of the book गीता रहस्य। So guys गीता रहस्य की अगर हम ऑथर की बात करें तो इट इज बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य जो है ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कमेंट्री है। कहाँ की? किस चीज की? भगवत गीता की। और ये जो भगवत गीता है इसकी जो कमेंट्री की है गीता रहस्य में ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं वो बहुत प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं अपने समय में और इंडिया की फ्रीडम के कितने मूवमेंट में उन्होंने अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड ही वाज वन ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर। और जो पूरा टाइटल है इस बुक का वो है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य। और ये जो है ये मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी और जून 1915 को पब्लिश की गई थी। That's it guys, those were the very important GK GS and mathematics questions जो कि आपके 9th of June के RRB NTPC के सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। I hope आपको वीडियो अच्छा लगा, informative लगा and if you like the video then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island because this is the only place जहाँ पर आपको समय समय से सभी तरह के एग्जाम एनालिसिस वीडियो, preparatory videos और सभी अपडेट्स वीडियो मिलते रहेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। सो अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, सजेशन है, कंप्लेन है या कुछ भी है, अगर आपके मन में किसी भी तरह की शंका है तो प्लीज comment down below in the comment section. We will come up with the solution for all of that. आज के लिए guys बस इतना ही। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.